तो सभी को पुनः एक बार हमारा अभिनंदन। आज अग्रिम सत्र में जो अर्थशास्त्र का सत्र है उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग 7 से 8 में प्रेम रहस्यम को देख रहे थे। अभी का सत्र प्रोफेसर रणजीत कुमार मिश्र महोदय आज प्रशिक्षक के रूप में हैं। आप अर्थशास्त्र को लेकर के निरंतर शोध, साथ ही साथ आपके जो शोधार्थी हैं उनका मार्गदर्शन आप निरंतर करते रहे हैं। आप हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्य हैं और वयोवृद्ध तो नहीं कहेंगे, आप दिखने में वैसे भी युवा दिखते हैं, लेकिन आप ज्ञान वृद्ध के साथ साथ हम सब के संदर्भ में वयोवृद्ध भी है। तो आपका स्वागत है। मंगलाचरण चूंकि पूर्व वाले में हो चुका था, इस कारण से उसको स्किप करते हुए आगे हम लोग चलते हैं। आगे के कार्रवाई आचार्य ये डॉक्टर विश्वेश्वर पांडे देखेंगे। आज काफी लंबा एक कार्यक्रम चला जो हम लोग 7 से 8 में हम जुड़ चुके थे। ये प्रेम रहस्यम नामक जो खंड काव्य है अपना, उसमें हम लोग उसका रसास्वादन किए हैं। इस कड़ी में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो 8 बजे से 9 बजे तक ये प्रोफेसर रणजीत मिश्र गुरुदेव हैं, जो आज के हम लोग कुछ दिन पहले एक और ग्रंथ का अध्ययन किए थे, चाणक्य नीति का। तो उसी चाणक्य जी के द्वारा रचित जो ग्रंथ है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, उसके लिए आज आए हैं पूजनीय प्रोफेसर रणजीत जी। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और अकादमिक विशेषज्ञता के लिए सुविख्यात हैं। ये आज का सत्र हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय अर्थशास्त्र की ओर ले जाएगा। यह केवल धन और व्यापार का विज्ञान नहीं है, बल्कि मानवीय व्यवहार, समाज और संसाधनों के प्रबंधन का एक जटिल अध्ययन है। गुरुदेव आज अर्थशास्त्र के उन पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो हमें वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को समझने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होंगे। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर दीपिका मैम से कि सर का सामान्य परिचय हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। मैम। सर्वप्रथम जो हमारे आज की आदरणीय अतिथि प्रमुख वक्ता यहाँ पर उपस्थित, माइक को थोड़ा देखेंगे। अभी ध्वनि स्पष्ट है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित जो हमारे प्रमुख अतिथि विद्वान स्वरूप, मैम आवाज नहीं हो पा रही है। अभी ध्वनि स्पष्ट है विश्वेश्वर? जी जी मैम। ठीक है, मैं क्षमा चाहूँगी इसके लिए। सर्वप्रथम जो आज के हमारे अतिथि मुख्य विद्वान हैं, श्रद्धेय प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्र महोदय जी, जो कि हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो से संबद्ध कॉलेज है, वहाँ पर आप विद्यमान हैं वर्तमान में। और साथ ही साथ यदि आपके परिचय की बात करें तो आपने MA MPhil विद्या वारिधि की उपाधि भी इसी विश्वविद्यालय अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की है महोदय। और आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जो छात्र हित लिखी जा चुकी हैं। छात्र कल्याण के लिए आपकी लेखनी निरंतर प्रगतिशील है। और साथ ही साथ आपके जितने भी कृत कार्य हैं, जिनमें से यदि हम बात करें तो आप कई बड़े विश्वविद्यालयों, समितियों और निर्णयों में आप सदस्येन समन्वयक, सह समन्वयक के रूप में आप वहाँ पर अपने निर्णय, अपने योगदान के साथ वहाँ पर रहते हैं। और साथ ही साथ आपके द्वारा जो भी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उस निमित्त आपको पुरस्कारित भी किया जा चुका है, सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसे सम्मानों में संस्कृत संवर्धक सम्मान, जो कि दिल्ली संस्कृत अकादमी के द्वारा
2005 और 6। यदि मैं त्रुटि नहीं कर रही हूँ तो पुनः 6 और 7 यानी 2006 और 2007 में भी आपको जो है वहाँ पर उसके लिए सम्मानित किया गया है इसी पुरस्कार से। और द्वितीय जब हम पुरस्कार देखते हैं तो संस्कृत प्रतिभा पुरस्कार जो कि दिल्ली संस्कृत अकादमी के द्वारा आपको प्राप्त है पुनः। और इसी के साथ आप अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के एक बड़े विख्यात सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में हम सभी के आवेदन को स्वीकार करके, हम आप सभी के निवेदन को स्वीकार करके यहाँ पर आप आए हैं, उपस्थित हुए हैं, हम सभी को अनुग्रहित किया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ साथ आपके द्वारा जितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध ज्वलंत और गंभीर विषयों पर आपका लेखन, आपका वाचन हम सभी को देखने को, सुनने को मिलता रहता है। हम सभी उसका रसास्वादन करते रहते हैं। ऐसे आज जो हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो आज हमें अधिक समय दे रहे हैं 2 घंटे तक, जबकि आपके मनोविज्ञान के आधार पर कहा जाता है कि 45 मिनट से ऊपर हम किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, हमारा मस्तिष्क सक्षम नहीं है। पर अपनी उस सक्षमता को और अधिक बढ़ाते हुए भी आप सब यहाँ पर तत्पर हैं। निश्चित रूप से यह एक जो हमारे उपस्थित यहाँ पर विद्वान हैं उनके लिए यह एक अच्छा विषय है। और अर्थात जैसे गंभीर और सरल दोनों ही रूप में मैं कहूँगी, अभी जैसा आचार्य जी से पता चलेगा। अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हुए पुनः एक तंत्रीण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। और सरल और गंभीर, जैसा मैंने कहा, अभी आप इस विषय से परिचित होंगे आचार्य जी के द्वारा, तो ऐसे गुरुजन का पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। धन्यवाद मैम। अब हम बिना विलंब किए प्रोफेसर रणजीत मिश्र गुरुदेव को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि जो अपने व्याख्यान के द्वारा हम लोगों को कुछ प्रेरित कर सकें। गुरुदेव, यहाँ पे हम लोग 40 मिनट तक व्याख्यान रखते हैं और अंत के 10 मिनट जो हैं वो प्रश्नोत्तरी के लिए रहते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, निवेदन है। जी जी, धन्यवाद विश्वेश्वर जी। यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर विपिन कुमार झा जी और मैडम दीपिका जी और सभी इसके प्रतिभागी गण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले डॉक्टर विपिन जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप लोगों से इस तरह से एक संवाद का अवसर दिया। और ये विश्व संस्कृत सम्मेलन के दौरान जब हम लोगों की बातचीत हुई थी काठमांडू में, तो उसी समय इन्होंने कहा कि इस तरह का एक प्रकल्प है हमारा और उसमें एक सत्र में आपके साथ चर्चा हो तो अच्छा रहेगा। और हमने उसे अपना सौभाग्य माना और इनको कहा कि हम उसमें शरीक होंगे। देखिए, ये ऐसा विषय है कि जो मेरे मन के बहुत करीब है। और विद्यार्थी मैं रहा व्याकरण दर्शन का, व्याकरण का, लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ मुझे मिला जिस पर मुझे लगा कि बहुत कम विद्वानों का अभी तक ध्यान गया है। और इसमें ऐसे ऐसे विषय हैं कि अगर इस पर विद्यार्थी काम करना शुरू करें तो काफी दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए कई क्षेत्रों में नवीन मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, राज व्यवस्था का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो, सभी के लिए कई ऐसी सामग्री हैं जो पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकती है। और यही कारण है कि इस तरह के शास्त्र के अध्ययन के प्रति मैं भी प्रेरित हुआ और बाद में अपने विद्यार्थियों को भी उसमें प्रेरित किया। चूंकि एक इन्होंने कहा था कि ये बहुत परिचयात्मक है, तो इसीलिए इसमें हमने बहुत टेक्निकल कोई टॉपिक नहीं लिया, बस एक इस पर प्रारंभ करेंगे इसके विषय प्रवेश के रूप में
इसके बारे में जो सामान्य परिचय है वहां से हम लोग शुरू करेंगे। और विश्वेश्वर जी ने ठीक बता दिया कि अंतिम में 10 मिनट का आपके पास समय होगा, जब जितने भी प्रश्न होंगे उस पर हम लोग चर्चा करें। तो बेहतर होगा कि वो इंटरेक्टिव मोड इसका बना रहे। कुछ बातें देखिए, चूंकि इसमें कई विद्यार्थी भी दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके लिए थोड़ी बेसिक जानकारी भी काम की होगी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में देखिए कि कौटिल्य को लेकर ही सबसे पहले विवाद होता है कि ये कौटिल्य कौन है। दूसरा, एक इसमें कई डिबेट आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र को लेकर कई डिबेट है कि अर्थशास्त्र क्या है, कब इनकी शुरुआत हुई, क्या यह अर्थशास्त्र है भी या नहीं, इन सब विषयों को लेकर बात होती है। और फिर उस ग्रंथ के बारे में बात होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कौटिल्य के बारे में प्रायः सभी इतिहासकार इस पर एकमत रहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जिस व्यक्ति ने उनको शासन और सत्ता सौंपी थी या जिन्होंने उनको राजगद्दी पर बिठाया था, वो व्यक्ति कौटिल्य है। और कौटिल्य के अनेक नाम आपको दिखाई देंगे, विष्णुगुप्त दिखाई देंगे, चाणक्य दिखाई देंगे, कौटिल्य दिखाई देंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति शास्त्र का, प्रशासन का, अर्थनीति का, विदेश नीति का, और अगर इस तरह आप देखेंगे तो कई और विषय जैसे आयुर्वेद उसमें ऐड होगा, मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनकी अद्भुत जानकारी उनको दिखाई देगी। तो इन समस्त विषयों के वो ज्ञाता थे। और उसके बाद उन्होंने राज्य को एक तरह से दिशा देने के लिए, जैसे आजकल कई जगह आप देखते हैं विचार विभाग होता है, तो वो एक तरह से राज्य को विचार देने के लिए, बौद्धिक शक्ति देने के लिए और राज्य को किस तरह से कार्य करना चाहिए उसके लिए एक वो रूल बुक कह लीजिए या उनके लिए एक मार्गदर्शक पुस्तिका कह लीजिए, उन्होंने इसकी रचना की। और कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं तो उसमें एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि ये जितने भी तकनीकी शब्द का मैं प्रयोग करूंगा वो सारे शब्द जो मुझे अभिष्ट हैं उस अर्थ में आप समझें। और इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से अपने 15वें अधिकरण में तंत्र युक्ति नाम का एक अधिकरण लिखकर बताया कि उस अधिकरण में 32 पदावली का उन्होंने प्रयोग किया। 32 टेक्निकल टर्म्स आपको वहां पर मिलेंगे जिनका प्रयोग अर्थशास्त्र में काफी उन्होंने किया है। तो कई बार होता है कि जैसे हम लोग कोई शब्द लेते हैं और उसको अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर देते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि नहीं, आप उन शब्दों की व्याख्या अर्थशास्त्र में जो अभिष्ट है उसके अनुरूप करें। और इससे क्या होता है कि एक ग्रंथकार के तरफ से यह स्पष्ट निर्देश मिल जाता है कि अगर उन्होंने योग शब्द कहा तो योग शब्द किन किन अर्थों में कहा वो वहां पर स्पष्ट कर देते हैं। उस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए कि जब वो प्रारंभ ही करते हैं तो कहते हैं कि भाई अर्थशास्त्र में अर्थ शब्द क्या है। और ये अभी हम लोग एक सामान्य परिचर्चा करेंगे और जितने भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में है उसको आप नोट करते चलें, फिर उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वो अर्थ शब्द की व्याख्या करते हैं कि भाई ये जो अर्थ शब्द है ये क्या है। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं कि जो 4 पुरुषार्थ के बारे में आप पढ़ते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वहां भी अर्थ आपको मिलेगा। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो अर्थ शब्द है इसको आप कैसे समझें। तो उन्होंने कहा कि मनुष्याणाम वृत्तिरर्थः मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः तस्याः पृथिव्या लाभ पालनोपायः शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। और वहां वो स्पष्ट करते हैं कि ये जो अर्थ शब्द है ये मानवों की गतिविधि या मानव युक्त पृथ्वी जिसको राज्य कहते हैं उसका बोधक है और उसे प्राप्त करने और पालन करने के उपाय के रूप में, यानी प्राप्त करना और उसकी रक्षा करना, उसके उपाय के रूप में जो नियम है वही अर्थशास्त्र है। और ये उन्होंने बिल्कुल अपने ग्रंथ में कहा। और ग्रंथ की शुरुआत ही वो कहां से करते हैं, वो कहते हैं नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। 2 आचार्यों को वो नमन करते हैं, बृहस्पति और शुक्र को। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जैसे आप आधुनिक अर्थशास्त्र में पढ़ते होंगे कि एडम स्मिथ उसके जनक हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, लेकिन मूल रूप से अगर कोई अर्थशास्त्र के जनक हैं तो वो बृहस्पति माने जाते हैं।
और बृहस्पति के अर्थशास्त्र की चर्चा कई ग्रंथों में आपको मिलेगी। महाकवि भास का नाम आपने सुना है, और महाकवि भास के नाटक प्रतिमा नाटक में उन्होंने इसकी चर्चा की है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की और बृहस्पति के अर्थशास्त्र की भी। तो मैं बृहस्पति के अर्थशास्त्र पर मूल रूप से इसलिए बात करना चाहता हूं कि बृहस्पति का अर्थशास्त्र अभी उपलब्ध नहीं है, और ये एक ऐसा ग्रंथ है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र जब उपलब्ध नहीं था 1909 के पहले, तो इस ग्रंथ से लोग अवगत नहीं थे। कई ग्रंथों में इनकी चर्चा मिलती थी कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, लेकिन वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। तो जब पंडित श्यामा शास्त्री ने 1909 में इसका प्रकाशन किया तो पूरी दुनिया को एक अद्भुत ग्रंथ मिला, और इसीलिए इसको कहते हैं कि ये भारतीय राजशास्त्र का गौरव ग्रंथ है। और जब उसी तरह बृहस्पति का अर्थशास्त्र जिस दिन मिलता है या पूरी तरह से लोगों के सामने आता है, तो वह भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इसके अध्ययन के लिए, एक प्रस्थान बिंदु हो सकता है इसके अध्ययन के लिए। लेकिन बृहस्पति के अर्थशास्त्र की भले ही उपलब्धता न हो, लेकिन बृहस्पति का जो आर्थिक दर्शन है वो अलग अलग ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। अभी हाल में मुझे एक बृहस्पति सूत्र नाम से रचना मिली है, और उस तरह से आप बृहस्पति के दर्शन पर काफी सामग्री भी संकलन कर सकते हैं, उस पर अध्ययन भी कर सकते हैं। तो कौटिल्य ने शुरुआत ही की नमः शुक्र बृहस्पति भ्याम, उन्होंने बृहस्पति और शुक्र को नमस्कार किया। क्यों किया? क्योंकि वो मानते हैं कि उस परंपरा के पहले आचार्य हैं ये। जैसे आप अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, तो अष्टाध्यायी में पाणिनि ने अपने से पूर्ववर्ती 10 आचार्यों का नाम उल्लेख किया, और ये बताया कि भाई केवल पाणिनि ही नहीं बल्कि उनके पहले के भी आचार्य का योगदान है। ये बड़े विद्वानों की खास बात भी होती, वो बताते हैं कि हमारे पहले क्या परंपरा रही। तो कौटिल्य ने बताया कि वह अर्थशास्त्र पर बात करने वाले कोई प्रथम विद्वान नहीं है, उनके पूर्व आचार्य बृहस्पति, आचार्य शुक्र जैसे लोग हुए जिन्होंने इस तरह के सिद्धांतों पर काम किया और दुनिया का मार्गदर्शन किया। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर ये जब ये कहते हैं कि भाई ये जो अर्थशास्त्र है इसका निर्माण किसने किया, तो उसमें जब ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो ग्रंथ के अंत में बड़े स्पष्ट तरीके से 2-3 बातें उन्होंने कही। एक उन्होंने कहा कि सुख ग्रहण विज्ञेयम तत्वार्थ पद निश्चितम कौटिल्येन कृतम शास्त्रम विमुक्त ग्रंथ विस्तरम। वो कहते हैं कि इस अर्थशास्त्र में तत्वार्थ और पदों का प्रयोग किया गया है, व्यर्थ विस्तार से यह ग्रंथ सर्वथा मुक्त है, सरलमति बालक भी इस ग्रंथ को सुखपूर्वक समझ सकते हैं, और इसकी रचना कौटिल्य ने की है। अब ये आप देखिए कि ये बात वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार उन्होंने देखा कि रचना किसी विद्वान ने की और बाद में उस पर कई तरह की और बातें होने लगी, तो उसको एक तरह से वो खारिज करते हैं। वहीं एक बात और वो कहते हैं, मुझे लगता है स्लाइड ऑपरेट करने वाले को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि इस पे हमने अलग अलग टॉपिक पे सोचा था, लेकिन फिर सर का कहना हुआ कि इसमें बिल्कुल परिचयात्मक रखें, तो स्लाइड ऑपरेट जो कर रहे हैं वो उसी हिसाब से अपना कर लेंगे। तो मुख्य रूप से चर्चा पर ही हम लोग ध्यान केंद्रित करें। तो वहां आप देखेंगे कि तंत्र युक्ति अधिकरण में एक अंतिम पद्य कौटिल्य ने और लिखा। उन्होंने कहा कि दृष्ट्वा विप्रतिपत्तिम बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रम च भाष्यम च। अर्थात प्राचीन अर्थशास्त्रों में बहुधा भाष्यकारों के मतभेदों को देखकर स्वयं ही विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र के सूत्रों और उनके भाष्य का निर्माण किया। इसका मतलब उन्होंने केवल अर्थशास्त्र जो आपको श्लोकबद्ध दिखाई देता है उसी की रचना नहीं की, बल्कि उसको एक तरह से विस्तृत व्याख्या भी प्रदान किया। और आप लोगों को पता होगा कि इस पे एक टीका जो प्रसिद्ध टीका उपलब्ध होती है वो पंडित टी गणपति शास्त्री की श्रीमूल व्याख्या है। तो कभी अगर अर्थशास्त्र को और गंभीरता से समझना हो तो उसमें टी गणपति शास्त्री की रचना आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। और इस पे आप देखेंगे कि कई विद्वानों ने बड़ा योगदान दिया है, खास करके विद्यार्थी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो जब अवसर मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। कि अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हो तो पंडित श्यामा शास्त्री, टी गणपति शास्त्री और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वर्क आपको मिलेगा
आरपी कांगले का। और हिंदी में भी कई प्रतिष्ठित पुस्तकें आपको मिलेंगी, जिसमें आप वाचस्पति गेरोला जी की पुस्तक देख सकते हैं, उदयवीर शास्त्री जी की देख सकते हैं, रामतेज शास्त्री जी की देख सकते हैं। इन सब से आपको व्यापक ज्ञान होगा और बहुत स्पष्टता से उन्होंने बातों को रखा है। अब इसमें ये देखिए कि जब अर्थशास्त्र की हम लोग बात करते हैं तो क्योंकि इसमें केवल अर्थशास्त्र की बात तो है नहीं, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र के बारे में भी आपको बताएगा, पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताएगा। और जो अलग अलग नाम आपको दिखाई देंगे, जैसे अभी मैं एक इनकम टैक्स कार्यालय में गया एक मित्र के पास, तो हमने देखा कि वहां पर जो उनका ध्येय वाक्य है वो था अर्थमूलम, अर्थमूल, हाँ एक मिनट, जो हाँ मूलः दंड, अर्थमूलम दंड। अब उसमें उन्होंने पूरी तरह से उस कंसेप्ट को लिया कि किसी भी दंड शास्त्र का या राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु है कोश। तो कोश या अर्थ को उन्होंने उसका मूल माना और पूरी तरह से कोश पर आधारित ही व्यवस्था आगे चल पाती है, ये स्पष्ट किया। अब इसमें देखिए कि कोश की महत्ता को बताते हुए कौटिल्य सबसे पहले क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि देखो, दो अधिकारी होते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है शासन को चलाने में, एक समाहर्ता और दूसरा सन्निधाता। अब समाहर्ता के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो समाहर्ता शब्द है, ये आप देखेंगे कि ये कर को निर्धारित करने का अधिकारी है, यानी टैक्स प्लानिंग का अधिकारी, कर निर्धारित करने का जो अधिकारी है वो समाहर्ता है। और उसमें उन्होंने कहा कि समाहर्ता की जो गलती है वह सन्निधाता की गलती से अधिक गंभीर है, जबकि सन्निधाता का काम है कोष की रक्षा करना और जो संकलित अर्थ है उसकी रक्षा करना। और फिर भी वो कहते हैं कि इसमें समाहर्ता अधिक महत्वपूर्ण अधिकारी है। क्यों? क्योंकि वो रणनीति बनाता, नीति बनाता, पॉलिसी मेकर है वो। और समाहर्ता सन्निधाता को दो प्रमुख स्तंभ के रूप में उन्होंने बताया कि समाहर्ता और सन्निधाता दो प्रमुख स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था के। कभी अगर आप उनके टैक्सेशन मॉडल को देखें तो आपको लगेगा कि उस समय में कर व्यवस्था की इतनी सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति को कैसे हो सकती है। और उन्होंने जितने आधुनिक शब्दावली आप देखते हैं, जैसे आप देखेंगे टैक्स अकाउंटेबिलिटी, जिसमें कहते हैं कि उसके लिए अकाउंटेबल ठहराएं, उत्तरदायी ठहराएं, तो वो उत्तरदायित्व का निर्धारण भी आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिखेगा। कभी आप एग्जिम पॉलिसी देखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, तो उसमें जो आयात निर्यात नीति है वह भी आपको यहाँ पर दिखेगा। और बार बार आपको लगेगा कि इसका मतलब कि जैसे आज के समय में वस्तुओं की सूची बनाई जाती है, इनलिस्टमेंट किया जाता है, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही प्रारंभ हुआ। और उसमें अलग अलग वस्तुओं पर क्या कर लगना चाहिए उसकी पूरी माइन्यूट डिटेलिंग उन्होंने दी है। तो ये देखकर आपको लगेगा कि अर्थशास्त्र कर व्यवस्था को समझने के लिए भी एक अद्भुत ग्रंथ है। और दूसरी बात कि जब वो टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं तो ये साफ साफ कह देते हैं कि भाई अर्थशास्त्र में जिन पदावली का प्रयोग मैंने किया उनको अब अर्थशास्त्र के संदर्भ में ही समझे, उसको अन्य शास्त्रों से कोरिलेट करेंगे तो फिर अर्थशास्त्र की बात नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक उदाहरण आपको मैं बताता हूं कि वो कहते हैं कि भाई जैसे योग शब्द है, अब योग के लिए वो बताते हैं कि योग शब्द की चर्चा तो आपको कई तरह से मिलेगी। जैसे आप पतंजलि को पढ़ते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब आप अगर चित्त के वृत्तियों के निरोध के रूप में योग को देखने लगेंगे तो अर्थशास्त्र में जो योग शब्द उन्होंने कहा है वो बात समझ में नहीं आएगी। फिर वो कहते हैं कि भाई योगा कर्मसु कौशलम, आपने भगवत गीता में पढ़ा, उस अर्थ में भी आप उसकी व्याख्या न करें, या समत्वम योग उच्यते, उस अर्थ में भी न करें, तो फिर करें क्या? तो वो कहते हैं कि भाई हमने कहा वाक्य योजना योगः, और वाक्य योजना योगा को और स्पष्ट करते हैं वो चतुर्वर्णाश्रमो लोकः, यानी उसमें उन्होंने चारों वर्णों, चारों आश्रमों के लोगों को संयुक्त करके योग शब्द कहा।
अब दिक्कत ये होती है कि अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि कौटिल्य ने योग शब्द की चर्चा की अपने प्रथम अधिकरण के अध्याय 4 में, तो उनकी व्याख्या इस रूप में करें जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोध या योग कर्मसु कौशलम या समत्वम योग उच्यते, तो फिर इसका मतलब कि उनकी सही व्याख्या आप नहीं कर पा रहे हैं। और इस पर हमारा ध्यान भी गया था, एक इसी तरह का ऑनलाइन ही हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और उसी में किसी बड़े विदुषी ने इसकी व्याख्या उस रूप में कर दी, तो हमें बहुत विनम्रता से उनको रोकना पड़ा था उसमें। और तभी मेरा ध्यान गया कि इसका मतलब योग शब्द की व्याख्या तो लोगों ने जिस जिस रूप में पढ़ा उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन यह जब आप जोड़ देंगे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में योग शब्द की चर्चा की है और उसका यह अर्थ है, तो इसका मतलब उसकी गलत व्याख्या हो जाएगी। तो उसको करने का तरीका क्या है कि कौटिल्य की नजर में योग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, हमें वो देखना पड़ेगा जब हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़ें। उसी तरह अभी स्लाइड देकर हमारी सहायता आपने कर दी कि जैसे पदार्थ शब्द है, अब सामान्य अर्थ में तो हम लोग देखते हैं पदस्य अर्थः पदार्थः, अब यहाँ ये कहते हैं पदावधिका पदार्थः मूलहरः इति पदम, और उसके बाद वो कहते हैं यह पितृमयताहम अर्थम अन्यायेन भक्ष्यति स्वमूलहरः, कि ये जो मूलहर शब्द है, मूलहर शब्द क्या है कि अन्याय पूर्वक जिसने अपनी पैतृक संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया या हरण कर लिया, उसको उन्होंने वहां कहा मूलहर, यानी मूल का हरण करने वाला। और मूल का हरण किस प्रकार से? अनैतिक माध्यमों से, गलत तरीके से। तो इस तरह एक एक शब्द की उन्होंने व्याख्या कर दी कि भाई इस शब्द का अगर हमने प्रयोग किया तो उसका क्या अर्थ है। जैसे उपदेश शब्द है, अब हम लोग पढ़ते उपदेश आद्योच्चारणम इत्यादि व्याकरण इत्यादि में, यहां पर ये कहते हैं कि एवं वर्तितव्यम इति उपदेशः, कि ऐसा करना चाहिए, यह उपदेश है। और उसके लिए और व्याख्या करते हैं धर्मार्था विरोधेन कामम सेवेत न निसुख स्यात् इत्यादि। तो अब ये अलग अलग तरीके से आपको ये बता देते हैं कि भाई अगर हमने कोई शब्द कहा है या हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको उसी संदर्भ में उस शब्द को समझना चाहिए। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति ने किसी शब्द का प्रयोग किया और बाद में उसके 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद या 1000 वर्ष बाद उस पर विवाद होता है। जैसे मनुस्मृति एक उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अब मनुस्मृति की रचना 2000 वर्ष से अधिक हो गया उसकी रचना को हुए, और विवाद क्या उसमें होता है? आज भी आप विवाद देखते हैं। और विवाद कौन करते हैं? जो उस ग्रंथ को ठीक से पढ़ते नहीं। कई शब्द ऐसे होते हैं कि समय के साथ उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है, और कई बार आप देखेंगे कि उन अर्थों को लेकर, जैसे अभी कुछ दिन पहले भगत सिंह के वक्तव्य की काफी चर्चा होती थी जिसमें उन्होंने अपने आप को आतंकवादी कहा। अब भगत सिंह जब अपनी पुस्तक लिखते थे तो उन्होंने खुद को आतंकवादी कहा, लेकिन आज अगर आप भगत सिंह को आतंकवादी कहेंगे तो क्या ये उचित होगा? नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो शब्दावली का प्रयोग किया जिस समय, उस समय में आतंकवादी शब्द का अर्थ जो वो कहना चाह रहे थे उस अर्थ में था, लेकिन आज आतंकवादी कहते ही उस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अगर कोई उनको कोट करते हुए वो कह दे तो विवाद होता है। तो कौटिल्य जिस समय में लिख रहे हैं उस समय में जो वो बातें कह रहे हैं, या मनु जिस समय में अपनी स्मृति ग्रंथ का रचना कर रहे हैं, उसमें अगर कोई बात कह रहे हैं और उसको आज के संदर्भ में उसको आप लागू करना चाहेंगे तो कई ऐसे स्थल आएंगे जहां पर लगेगा कि इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि जब हम लोग ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो आपको ग्रहण करने योग्य लगता है उसको ग्रहण कर लें, और जो ऐसा लगता है कि ग्राह्य नहीं हो सकता उसको त्याग कर दें। ये तो विवेक कम से कम पाठक को होना चाहिए। इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि कई बार जब ग्रंथ लिखे जाते हैं उस समय का जो परिवेश होता है, उस समय का जो वातावरण होता है, उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जब हम लोग उसका अध्ययन 100 वर्ष बाद या 500 वर्ष बाद या 1000 वर्ष बाद करते हैं तो उसको ध्यान में रखेंगे तो समझने में सहूलियत होगी। अगर आप प्लेटो की रचना द रिपब्लिक पढ़ें
या अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स पढ़ें, या मैकियावेली की रचना द प्रिंस पढ़ें, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें, सभी अलग अलग कालखंडों की रचना है। तो अगर उस विषय वस्तु को ठीक से ग्रहण करना है तो आपको उस समय के परिवेश को भी साथ में देखना पड़ेगा, तब आप उसकी बेहतर व्याख्या कर पाएंगे। और दूसरी बात कि अगर ग्रंथकार ये खुद कहता हो कि हमने जो टर्म्स यूज किया है, हमने जो टेक्निकल टर्म बताया है उसका यह अर्थ है, तो फिर हमें उस अर्थ को ही ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, जैसे कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने आपके लिए बहुत स्कोप नहीं छोड़ा कि आप उनकी व्याख्या अपने तरीके से करें। दूसरी बात आप देखेंगे कि कई बार हम लोग सुनते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स या वेलफेयर पॉलिटी, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि ये पश्चिम जगत की देन है। लेकिन जिस पश्चिम जगत की देन के बारे में बात कही जाती है, वहां से कम 16, 17, 1800 वर्ष पहले कौटिल्य ने वो कंसेप्ट दे दिया है। कौटिल्य जब ये कहते हैं कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और जहां प्रजा का सुख नहीं है वहां राजा का सुख नहीं हो सकता, इससे बड़ा वेलफेयर इकोनॉमी की बात या वेलफेयर पॉलिटिक बात नहीं हो सकती। और कौटिल्य तो चर्चा करते ही हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम च हिते हितम नात्म सुखम सुखम राज्ञ प्रजा नाम च सुखे सुखम। अब ये जो लोग कहते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमी या वेलफेयर पॉलिटी ये पूरी तरह से आधुनिक देन है और पहले इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तो वहां आपको बोलना पड़ेगा कि भाई इस तरह की बात कौटिल्य पहले भी करते हैं। और कब करते हैं? जब ये कंसेप्ट आया उससे 1500, 1600, 17 वर्ष पहले करते हैं। तो इसका मतलब कि कौटिल्य ने वो बातें काफी पहले कही हैं जो बातें वेस्टर्न लिटरेचर में आपको बाद में दिखाई देता है। तो वो बात तो आपको कहनी पड़ेगी, और कहनी कैसे पड़ेगी? प्रमाण के साथ कहनी होगी। क्योंकि एक बात आप समझें कि हम लोग जो भी बात करें उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट को रेफर करते हुए करें, तब लोग आपकी बात को स्वीकार करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि जैसे हम लोगों ने बात की कि कई बार आप देखेंगे कि G20 की मीटिंग होती है, G8 की मीटिंग होती है, जो विकसित देशों की, विकासशील देशों की अलग अलग बैठकें होती है। उसमें एक बात कॉमनली अब कही जाने लगी है कि जो दुनिया की अर्थनीति है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो एक तरह से अब फेल होती जा रही है। इसका मतलब कि उनको कोई ना कोई वैकल्पिक अर्थनीति चाहिए, और वैकल्पिक अर्थनीति कहां से मिल सकता है? वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिल सकता है, क्योंकि कौटिल्य आपको कई जगह पर गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो आप देखेंगे कि जैसे कनाडा में वैंकूवर में वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में हमारा एक पेपर था टैक्सेशन मॉडल पे, कौटिल्याज टैक्सेशन मॉडल एंड इट्स रेलेवेंस टू द प्रेजेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। और उसमें एक था कि सजेशन आपको क्या देना है। अब इसमें देखिए कि भारत जैसे देश में अमीरी और गरीबी के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई है, एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, और वो जो गैप क्रिएट हुआ है उसको किसी न किसी को तो भरना होगा। कैसे भरेंगे? तो भरने का एक तरीका ये है जो कौटिल्य आपको गाइड करते हैं। कौटिल्य के टैक्सेशन मॉडल को जब आप पढ़ेंगे तो सामान्य स्थिति में पूरे प्राचीन भारतीय काल में, पूरे एंशिएंट इंडियन पीरियड में आप देखेंगे लगभग 17% कर की बात आपको मिलेगी, षष्ठांश की बात मिलेगी, यानी जो आमदनी है उसका छठा भाग, और वो लगभग 17% के आसपास होता है, लेस देन 17%। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में ऐसा भी उदाहरण देते हैं जहां वो कहते हैं कि 50% तक कर लेना चाहिए, यानी उनके इसमें जो ऑप्टिमम लेवल है, जो अधिकतम उसकी सीमा है, वो 50% उन्होंने रखा है। और उसके लिए उन्होंने अलग अलग, जैसे उन्होंने एक नर्तकी जो नृत्यांगना होती थी उनके लिए कहा कि उन लोगों के साथ क्या होता था। अब राजा नृत्य देख रहे हैं, राजा के गले में हीरे का हार है, उनको वो नृत्य पसंद आ गया, उन्होंने हीरा का हार उठाया, उस नृत्यांगना को दे दिया। अब जो उनके कोष के अधीक्षक इत्यादि हैं वह राजा को रोक तो सकते नहीं, और इस तरह से खजाना लुटते हुए भी नहीं देख सकते।
तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह का जो इरेशनल इनकम है, अतार्किक जो आमदनी है, उस पर 50% तक टैक्स लगाना चाहिए। ये उन्होंने एक उसका लेवल बताया। मैं ये कह रहा हूं, जो हमने वहां भी बात की थी, कि भारत में सामान्य जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता है, मान लीजिए कुछ लाख कुछ करोड़ तक आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वहां तक तो आप सामान्य टैक्सेशन रखें। लेकिन जहां 50,000 करोड़ की आमदनी है, 1 लाख करोड़ की आमदनी है, 5 लाख करोड़ की आमदनी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम भी मैनिपुलेट हो रहा है। वैसे लोगों पर टैक्स अधिक लगाना चाहिए। और अभी हाल में अमेरिका ने इस तरह का काम प्रारंभ भी किया है, जो वेल्थ टैक्स उन्होंने लगाना शुरू किया है, तो वो उसी दिशा में एक कदम है। इसका मतलब कि अगर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके पास रिसोर्सेस जमा हो रहा है, आपको पता होगा ऑक्सफैम इत्यादि संस्था या उस तरह की कई संस्थाएं हैं जो सर्वे करती है और उसके बाद उनका डाटा आता है, तो वो कहते हैं कि भारत के 1% लोगों के पास 70% के लगभग संसाधन जमा हो गए। अब उसमें मात्रा ऊपर नीचे हो सकता है, डाटा से डिफर किया जा सकता है, लेकिन एक बात लगभग सभी लोग मानते हैं कि कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके पास अधिक संसाधन जमा हो गया, और एक बड़ा वर्ग है जिनके पास कम संसाधन है। तो उसको पूरा करने का दायित्व तो सरकार का है। सरकार कैसे करेगी? तो उसी तरह कि जिनके पास इरेशनल तरीके से वेल्थ जमा हो गया है, उनको अधिक कर के दायरे में लाए, और उन कर से प्राप्त राशि का जो गरीब वर्ग है, जहां तक सुविधा नहीं पहुंच पाई है, उनको वो वितरण करे। ये एक फॉर्मूला आपको कौटिल्य ने भी दिया, और इसीलिए ये बार बार वो कहते हैं कि भाई इस तरह की अगर परिस्थिति हो तो वैसी स्थिति में अधिक कर भी आप लगा सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि वो बार बार आपको, जैसे लैंड रिवेन्यू है, लैंड रिवेन्यू भूमि कर जिसे कहते हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा आप डिटेल वहां वर्णन मिल जाएगा। जो सिंचाई कर है, इरिगेशन टैक्स वो जो लगाते थे, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो एक्साइज एंड कस्टम है वो पूरी तरह से आपको वहां दिख जाएगा। मतलब कई बार आपको ये लगेगा कि अच्छा ये भी कौटिल्य ने बात की है। रोड टैक्स है, स्कॉट चार्जेज है, वो भी आपको मिलेगा। सेल टैक्स की बात, इनकम टैक्स की बात वो करते ही हैं वहां। टैक्स रिबेट, ये आप देखेंगे कि आजकल कई बार ये लगता है कि ये बड़ा मॉडर्न कंसेप्ट होगा टैक्स रिबेट का, कि आप जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो भारत सरकार आपको टैक्स रिबेट देगी 10 साल का या 15 साल का। या जैसे आप एलटीसी यूज करते हैं, आप जाते हैं वैसे क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में सरकार चाहती है कि प्रमोट किया जाए, वहां आपको कुछ छूट मिल जाता है। तो ये टैक्स रिबेट का कंसेप्ट भी कौटिल्य इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इसमें। फिर जैसे आप देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की बात हमने की, कि उत्तरदायित्व निश्चित करना कि कौन इसके लिए उत्तरदायी है। तो अगर कहीं पर कर चोरी हो रही है, कोई कर नहीं जमा कर रहा है, तो उसके लिए भी कौटिल्य ने व्यवस्था की है। और अभी के समय में पूरी दुनिया में आप देखेंगे भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, तो करप्शन को भी कैसे कम किया जाए उसके बारे में भी कौटिल्य आपको पूरी बात करते हुए दिखाई देंगे। तो एक ऐसा टेक्स्ट जो इस तरह के विषयों में कोई विषय आपको नहीं मिलेगा जिसकी चर्चा वो नहीं करते हैं। फिर आप आइए विदेश नीति पर। विदेश नीति में आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि किस मंडल सिद्धांत के बारे में वो बात करते हैं। वो आपको बताएंगे कि एक राज्य है, उसका पड़ोसी राज्य है, उसके साथ किस तरह के विवाद हो सकते हैं। पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो आपका कैसे मित्र बन सकता है, तो मित्र शत्रु इत्यादि की वो बात करते हैं। और यहीं पर एक बात समझ लें कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जब बात होती है तो उसमें कौटिल्य ये सजेशन भी देते हैं कि जैसे मित्र आवश्यक होता है उसी तरह से शत्रु भी अवश्यम भावी है। यानी कोई राज्य यदि होगा और उसके मित्र देश होंगे तो शत्रु देश भी निश्चित होगा। तो वो एक सजेशन भी देते हैं कि ये जो सप्तांग सिद्धांत है इसमें 8वें तत्व के रूप में शत्रु को स्वीकार किया जाना चाहिए। और जब वो अपने मंडल सिद्धांत की व्याख्या करते हैं तो एक राज्य का दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ क्या संबंध होगा, उसके पड़ोसी राज्य के साथ कैसे मित्रवत संबंध हो जाएगा, उसके पड़ोसी राज्य कैसे शत्रु होंगे, इत्यादि इत्यादि करके वो उस तरह से बताते हैं। तो चाहे विदेश नीति हो,
उसी तरह जब आप युद्ध नीति की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, वो भी अर्थशास्त्र में आपको पूरा मिलेगा। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि आजकल जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो कई बार आपको लगेगा कि ये सब बड़ी आधुनिक संकल्पनाएं हैं, लेकिन जब आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो अंतिम उपभोक्ता के हित के संरक्षण की बात करते हैं। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत का भी जहां तक पहुंचा है, उससे कई मामलों में आगे जाते हुए आपको कौटिल्य दिखाई देते हैं। तो इस तरह के विषयों का चयन जब आप करें, विपिन जी घड़ी देख रहे हैं तो मुझे लगा कि अभी शायद 5-7 मिनट का समय होगा विपिन जी। हाँ, 5 मिनट। जी जी। तो उसके बाद इसमें प्रश्न ही हम लोग लेंगे, क्योंकि इंटरेक्टिव ही रहे तो ठीक है, और विषय वस्तु इतना अधिक है कि उसको समेटना थोड़ा मुश्किल होगा अभी, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि विषय वस्तु की दृष्टि से चाहे अर्थनीति की बात हो, विदेश नीति की बात हो, राजनीति की बात हो, या सामान्य प्रशासन की बात हो, वो सब आपको अर्थशास्त्र में मिलता है। और इस तरह के विषयों को लेकर अब उस पर काम करने की जरूरत है कि किस किस तरह, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, नाबार्ड जैसी संस्था है जो ऋण पर काम करती है। अब ऋण व्यवस्था को लेकर अगर अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो यहां भी आपको प्रचुर सामग्री मिलेगी कि कैसे उस समय ऋण दिए जाते थे, क्या क्या देखा जाता था। या अगर आप कभी रॉ और इस तरह के इंटेलिजेंस संस्थाओं के बारे में देखें तो उस समय गुप्तचरों की कैसे नियुक्ति होती थी, उसकी क्या प्रक्रिया थी, उसकी परीक्षा कैसे ली जाती थी, वो तमाम चीजें आपको उसमें मिलेगी। तो अर्थशास्त्र उस रूप में आप देखेंगे तो एक प्रकार का कंप्लीट टेक्स्ट है जिसमें इस तरह के विषयों का पूर्ण वर्णन आपको मिल जाता है। और जैसे जुडिशियरी है, अब जुडिशियरी में आप देखेंगे उन्होंने धर्मस्थीय और कंटक शोधन दो उन्होंने अधिकरण अलग अलग बताए, और उन अधिकरणों में ये बताया कि जैसे धर्मस्थीय है वो सिविल लॉ है उसमें, और जो कंटक शोधन है वो क्रिमिनल लॉ है। अब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का भी उन्होंने पूरे विस्तार से उसकी चर्चा की और ये बताया कि कौन कौन से मैटर सिविल कोर्ट के अंतर्गत आएंगे और कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत आएंगे। तो जुडिशियरी में भी उनका काफी कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, पॉलिटी में कंट्रीब्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूशन है। तो जब आप अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ये लगता है कि एक व्यक्ति इतने विराट विषयों का एक जगह पर कैसे संकलन कर रहा है, और वो सारी चीजें आपको वहां मिलेगी। जो उन्होंने विभाजन भी किया तो आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने 15 अधिकरणों में विभाजन कर दिया, 150 अध्यायों में विभाजन किया अर्थशास्त्र का, और 180 प्रकरण में विभाजन किया। अब वो जब अधिकरण की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि विनयाधिकारिक से वो शुरू करेंगे, अध्यक्ष प्रकार, धर्मस्थीय, कंटक शोधन, योग वृत्त, मंडल योनि, साठ गुण्य, इस तरह करके वो, और अंतिम में तंत्र युक्ति देते हैं। तो 15 अधिकरणों में उन्होंने कर दिया इसका विभाजन। और जब अधिकरणों में विभाजन कर दिया तो उसके बाद उन शब्दों की भी सूची उन्होंने दे दी जिन शब्दों के बारे में वो कहते हैं कि भाई इसमें 32 युक्तियां हमने दी है, यानी 32 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। वो जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो 32 हैं। और उसमें उन्होंने जैसे अधिकरण शब्द लिया तो कहते हैं यम अर्थम अधिकृत्य उच्यते तद अधिकरणम, और अधिकरण है, विधान है, योग है, पदार्थ है, हेत्वर्थ है, उद्देश्य, निर्देश, उपदेश, अपदेश, इस तरह से उन सारे शब्दों को उन्होंने लिया जिन पर उन्हें ये लगा कि अलग अलग शास्त्र के लोग इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। तो उन पदों को उन्होंने लिया, उन टेक्निकल टर्म्स को लिया, और ये एक तरह का ग्लॉसरी उन्होंने बना दिया, एक शब्दकोश वहां बना दिया उन्होंने। और ये कहा कि जब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो आप इन शब्दावली को पहले देखें और इन पदावलियों का प्रयोग करके या इन पदावलियों के संदर्भ में ही आप हमारे ग्रंथ का अध्ययन करें। और इसीलिए जब अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता है कि कोई इस तरह से
बात नहीं आती है कि इसकी व्याख्या कैसे करें। उस तरह का कंफ्यूजन जहां कहीं भी विद्यार्थियों को हो तो सबसे पहले उनको 15वां अधिकरण देखना चाहिए कि कौटिल्य ने अपने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में या तंत्र युक्ति में किस तरह से इसकी व्याख्या की है। तो ये एक सामान्य सी कुछ बातें हमने अभी चर्चा की है, और बाकी इसमें और जो आपके मन में प्रश्न आया हो उसी को आधार बना के हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी ओर से मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी विराम करना उचित होगा। आप सबने बहुत धैर्य से सुना, और पहले ये चर्चा हो रही थी कि 1 घंटा पहले से ही आप लोग संभाषण से जुड़े हुए हैं, तो थके भी होंगे, तो ओवरडोज हो रहा होगा। लेकिन अगर इसमें से कुछ चर्चा में कुछ ऐसी बिंदु आई हो जो जिससे आपको लाभ हो, या जहां आपको लगे कि इस तरह से भी काम किया जा सकता है, तो मुझे लगता है संवाद की सार्थकता रहेगी। तो कुछ प्रश्न हो तो उस पर हम लोग चर्चा अब आगे करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक प्रश्न आया है, पवन मेहता महोदय का है। आप कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री में निदेशक पद पर हैं। आपका प्रश्न है जो कि क्या अर्थशास्त्र में लोन्स और एडवांस, इसके संदर्भ में कुछ चर्चा है, क्योंकि वर्तमान अर्थव्यवस्था जो है ये लोन और एडवांस पर ही टिकी हुई है। तो ये इनका एक पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि क्या इन्फ्लेशन के बारे में कुछ वहां पर बताया गया है। ये तीनों जो हॉट टॉपिक है उनके संदर्भ में क्या अर्थशास्त्र में इस तरह का कुछ निर्देश है, ये इनका प्रश्न है। देखिए, लोन के लिए पूरी चर्चा है, और केवल अर्थशास्त्र में नहीं, पूरा याज्ञवल्क्य स्मृति आप उठा लीजिए या उनकी मिताक्षरा टीका आप देख लीजिए, तो वहां पर इस पे कंप्लीट एक पिक्चर आपको मिलेगा जिसमें कैसे कैसे ऋण लेना चाहिए, कैसे ऋण देना चाहिए, उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो ऋणादान प्रकरण है। उसी तरह कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में ये बताते हैं। और अभी आपको ध्यान होगा विपिन जी, मेरे एक विद्यार्थी ने वहां पेपर भी वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था, जिन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो ऋण देने की व्यवस्था थी उसका, और जो वर्तमान में ऋण देने की परंपरा है उसमें, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी भी प्रस्तुत किया था। तो उसमें लोन के बारे में भी जानकारी है, एडवांस के बारे में भी जानकारी है, लोन नहीं चुका पाने पर जो उनको दंड दिया जाना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी है। तो आप देखेंगे कि बड़ा अद्भुत लगेगा आपको कि उस समय में इतने माइन्यूट चीजों पर विचार विमर्श कर लिया गया। जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, जो महंगाई और इसकी बात, तो उसकी भी चर्चा होती है कि किस तरह से मूल्य को नियंत्रण में रखा जाए, कैसे उस पर कर लगाया जाए, कैसे डबल टैक्सेशन न हो। उसमें बार बार ये कहा गया है कि कर एक ही बार आपको लेना चाहिए। जैसे अभी आप देखते होंगे विपिन जी कि अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय है। अब एक बार आपने डायरेक्ट टैक्स मान लीजिए 30% स्लैब में जो है वो भर दिया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की फौज है आपके पास। आप घर का एक सामान लेना चाहें या घर में टेलीविजन हो, इक्विपमेंट्स हो, जितनी भी खरीदारी हम लोग करते हैं वो सब टैक्स के दायरे में है। यानी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिला दें तो आपके आमदनी की आधे से अधिक राशि आपके टैक्स में चला जाता है। कभी जोड़ के देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप कितना अधिक कर दे रहे हैं। तो ये जो परंपरा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर मानेंगे आप तो मल्टीपल टैक्सेशन से बच जाएंगे। उनका कहना है कि एक बार आपने टैक्स दे दिया तो आपको दोबारा टैक्स नहीं लगना चाहिए। और इसकी व्याख्या उन्होंने बड़े अच्छे से, जो शुल्क व्यवहार उनका अध्याय है वहां पे उन्होंने इसकी चर्चा भी की है। मैं देखता हूं, वो उदाहरण आपको बताता भी हूं। चलिए, तब तक अन्य जो है वो उनका प्रश्न लेंगे, और उससे पूर्व एक बार सभी जितने भी यहाँ पर हैं एक बार अपना वीडियो ऑन करेंगे, क्योंकि अब अंतिम क्षण में अनिवार्य रूप से सभी जुड़े हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। केवल संख्या 53 नहीं दिखना चाहिए, आपका चेहरा भी 53 दिखना चाहिए यहाँ पर। तो सभी अपना वीडियो के साथ जुड़ेंगे यहाँ पर अनिवार्यतया सभी। और प्रश्न तब तक सौभाग्य लक्ष्मी पूछ रही हैं। सौभाग्य लक्ष्मी, सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे। नमस्ते। आपने अर्थशास्त्र को केवल विषय नहीं, चाणक्य की एक दृष्टि से राष्ट्र चिंतन बना दिए। बड़े अच्छे से व्याख्यान किए। प्रश्न मेरा ये है कि महोदय, अगर चाणक्य ही अर्थशास्त्र का
प्रसृजक प्रतिस्थापक है, फिर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा गया है? और द्वितीय प्रश्न ये है कि क्या चाणक्य की दंड नीति आज के लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक डेमोक्रेसी शासन से टकराती है या उसका आधार भी बन सकती है? देखिए, आपके दूसरे प्रश्न से ही शुरू करता हूं। ये जो दंड शब्द है ना, ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन वास्तव में ये राजनीति का पर्याय था। तो अगर उसको आप राजशास्त्र के पर्याय के रूप में देखेंगे या जो राजनीति विज्ञान के रूप में देखेंगे, तो फिर उसकी कठोरता आपको नहीं दिखाई देगी। तो अभी के शासन प्रशासन को चलाने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत मददगार हो सकता है, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। एक उदाहरण से आप इसको बेहतर समझेंगे कि जैसे हमने अभी समाहर्ता शब्द की चर्चा की थी। अब समाहर्ता शब्द तो कौटिल्य ने दिया था, और अगर 300 वर्ष ईस्वी पूर्व के पहले का कालखंड माने हम लोग, तो अभी से लगभग 2300 वर्ष पहले उन्होंने दिया था। आज आप उत्तर भारत के किसी भी जिले में चले जाएं, आपको एक गोल द्वार मिलेगा, उस पर लिखा रहता समाहरणालय, और जो कलेक्टर होते हैं उनके इस पे मिलेगा समाहर्ता। आज भी कलेक्टर का, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनका मुख्य कार्य रेवेन्यू कलेक्शन है, यानी समाहर्ता आज भी वो हैं। और इसीलिए वो शब्दावली कौटिल्य ने 2300 वर्ष पहले दिया, और आज भी वो शब्दावली आपको उसी तरह मिलेगी। आज उनमें थोड़ा काम ऐड कर दिया गया कि वो साथ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो गए, और जिनको जिलाधिकारी आप कहते हैं, लेकिन साथ में उनका जो मुख्य रोल है वो रेवेन्यू में ही अभी भी है। तो आज भी वो समाहर्ता ही है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जहां आपको सीधे तौर पर आज भी वो चलन में दिखेगा जो कौटिल्य ने प्रारंभ किया। तो आज के शासन व्यवस्था का तो आधार स्तंभ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सौरभ मिश्रा पूछ रखेंगे। एक आपने जी पहले भी कुछ प्रश्न पूछा था, हाँ दोहरा दें। एडम स्मिथ को क्यों कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक? हाँ, इस पर हम लोगों ने चर्चा की ही थी कि देखिए होता क्या है कि कौटिल्य ने 4th सेंचुरी बीसी में ये बात कह दी, और 321-22 ईस्वी को अगर हम माने कि वहां पर मौर्य शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो उस समय में उन्होंने वो बात कही। और जो बात उन्होंने वहां कही और वो सारी बात आके अगर 2000 साल बाद कोई कह रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से तय करना चाहिए कि इसके प्रारंभकर्ता कौन है। इसीलिए मैंने कहा था कि मूल रूप से अगर कोई प्रारंभकर्ता की बात होगी तो वो बृहस्पति को ही मानना पड़ेगा। तो उस रूप में तो अर्थशास्त्र के जनक आचार्य बृहस्पति हैं, जो कौटिल्य भी बताते हैं। तभी उन्होंने नमः शुक्र बृहस्पति भ्याम से प्रारंभ किया था, और प्रारंभिक जितने ग्रंथ हैं वो सब बृहस्पति को स्वीकार करते हैं। तो उस रूप में मूल रूप से जो प्रारंभकर्ता की कभी चर्चा हो तो वो आचार्य बृहस्पति को ही मानना चाहिए। धन्यवाद। वसुधा अपना प्रश्न रखना है। सर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या बाल संरक्षण के बारे में भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में कुछ कहा गया है क्या? बहुत अच्छा वसुधा आपका प्रश्न है, और यही मैं कह रहा हूं कि इस तरह के बड़े ही सूक्ष्म विषयों को भी कौटिल्य ने शामिल किया है। बालकों या बच्चों के अधिकार के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, और कई अन्य परिस्थितियों को भी उन्होंने इमेजिन किया, जिसमें ये देखा कि बच्चों को किस किस तरह की कठिनाई होती है, उन सब के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। और इसीलिए जब इसमें पढ़ना आप शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि कौटिल्य की दृष्टि से शायद ही कोई विषय है समाज का जो छूट गया हो। तो ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया, और इसमें अच्छी चर्चा भी हो गई कि बाल संरक्षण के संदर्भ में भी, जैसे मैंने बात बताया ना कि उपभोक्ता संरक्षण को लेकर उन्होंने इतनी बातें कही जहां तक जो अभी कंज्यूमर एक्ट है वो भी नहीं पहुंच पाया है। उसी तरह से चाइल्ड एब्यूज के बारे में, चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में, और कैसे समाज में उनको संरक्षित रखा जाए, इसके बारे में भी कौटिल्य अपनी राय देते हैं। तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट कुमकुम अपना प्रश्न रखना है।
जी, मेरा प्रश्न है कि जो दंड नीति है, इसमें दंड नीति की चर्चा की गई है, तो दंड नीति में और समाज में न्याय आता है या फिर भय? दो कुमकुम है, आप, न्याय या फिर भय। हाँ, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, एक बार प्रश्न फिर दोहरा दें। जी, मैं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में जो अपराधियों के लिए कठोर दंड बताए गए हैं, क्या यह कठोर से समाज में न्याय आता है फिर भय आता है? देखिए, ये जो दंड शब्द ही आया था, तो दंड शब्द ये आया था, इसके पीछे जो दर्शन था वो वही था जो आज भी है, कि अगर आप किसी को दंडित करते हैं तो उनको उस तरह के अपराध करने से रोकते हैं। और इसीलिए वहां पर भी जब दंड व्यवस्था की बात कौटिल्य करते हैं तो वो इस बात पर बल देते हैं, जो भारतीय दंड शास्त्र का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसकी चर्चा आपको वहां पर मिलेगी कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही उसमें से कोई दोषी व्यक्ति छूट जाए वहां तक ठीक है, लेकिन जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको सजा ना मिले, इसकी चर्चा होती है वहां, जो आज के मॉडर्न जुडिशियरी के लिए भी आधार का काम करती है। ये एक अगला प्रश्न है डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी का प्रश्न है ये, क्योंकि आचार्य बृहस्पति अर्थशास्त्र के जनक हैं तो उनकी वंदना की गई है, आचार्य शुक्र की को नमन क्यों किया गया है, ये इनकी जिज्ञासा है। जी जी, देखिए, शुक्र नीति के बारे में ये कहा जाता है कि शुक्र नीति सार, इस तरह के कई ग्रंथ आपको मिलते हैं। तो जब कौटिल्य अपनी रचना कर रहे थे तो उनके पहले, जैसे आज भी हम लोग जब रिसर्च करते हैं या कोई अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि इसके पहले इस पर क्या क्या काम हुआ है। तो कौटिल्य के पहले जो दृष्टांत के रूप में है वो बृहस्पति का अर्थशास्त्र है, और शुक्राचार्य ने जो रचना की, शुक्र नीति कह लीजिए, या उस समय में हो सकता है कि शुक्राचार्य के द्वारा भी अर्थशास्त्र की रचना की गई हो। तो उस कारण से उनके सामने ये दो प्रमुख विद्वान थे जिनकी रचनाएं उपस्थित थी। और इसकी प्रामाणिकता इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें भी इन्हीं दो आचार्यों की चर्चा आपको मिलेगी। देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया और असुरों ने शुक्राचार्य को बनाया, यानी उस समय के दो सबसे बड़े आचार्य ये माने जाते थे, और उन दोनों की रचनाएं कौटिल्य को प्राप्त रही होंगी। तो यही कारण है कि नमः शुक्र बृहस्पति भ्याम करके उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रणयन प्रारंभ किया। चलिए, योगिता जोशी जी। जी जी, योगिता जोशी जी, मैडम अनम्यूट तब तक नमो नमः। हाँ। शुभ संध्या। महोदय, कौटिल्य जी ने जो कार्य कामगारों के लिए जो वेतन श्रेणी निश्चित की है, उसमें कई जगह ऐसे लगता है कि स्त्रियों के लिए उन्होंने कम वेतन आखनी करने की कोशिश की है या उनको कम मात्रा में वेतन देना चाहिए। तो ऐसा जो भूमिका उनकी है उसके बारे में आप थोड़ा स्पष्टता करेंगे? देखिए, सामान्य तौर पर कौटिल्य कहीं भी एंटी वुमेन स्टैंड लेते हुए नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, ये जो वेतन संबंधी आपने बात की, तो उसमें हो सकता है कि उन्होंने कुछ योग्यता और अन्य कारणों से कहीं पर कुछ ऊपर नीचे किया हो। अभी उसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि उन्होंने कितना वेतन निर्धारित किया है और उसके पीछे क्या लॉजिक दिया, लेकिन इन जनरल कौटिल्य के पूरे अर्थशास्त्र में कहीं भी नारी विरोधी बात वो नहीं करते, नारी के अधिकारों की बात करते हैं, नारी को किस प्रकार से अधिकार मिले, उनका संरक्षण हो, उसकी भी बात वो करते हैं, और उनके प्रति जो अपराध करने वाले हैं उनको कठोर से कठोर दंड मिले, इसकी भी वकालत वो बार बार करते हुए दिखाई देते हैं। तो स्त्री अधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं वो, स्त्री के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उस पर उनका काफी कठोर दृष्टिकोण रहता है कि उसको सजा कठिन से कठिन मिले। तो उस रूप में कहीं भी एंटी वुमेन स्टैंड नहीं दिखाई देता है। ये अगला प्रश्न एक रह गया था रंजीता मोहंता का, हालांकि ये प्रश्न तो स्पष्ट है, अर्थशास्त्र के को लेकर वर्तमान समय में शोध कर सकते हैं क्या, तो ये तो ओपन क्वेश्चन है इस तरह का। अगला कौशिक दास। नहीं, और कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि करना चाहिए,
चूंकि आपके पास इतना बड़ा ग्रंथ है और वो राजशास्त्र का गौरव ग्रंथ है, तो उसके अलग अलग पहलुओं को, जैसे वसुधा ने बात की ना बाल संरक्षण के बारे में, अब वसुधा ने आज एक नया विषय मुझे भी दिया है कि बाल संरक्षण पे कौटिल्य का क्या दृष्टिकोण है, इस पर मुझे और मेरे विद्यार्थियों को भी जरूर देखना चाहिए। या मैडम ने, योगिता मैम ने अभी जो चर्चा की वेतन के बारे में या वेतन विसंगति के बारे में, तो वो भी देखने की जरूरत है कि कितना पण किसके लिए उन्होंने निर्धारित किया है और क्या उसमें जेंडर बाइस्ड भी दिखता है क्या, इसका मूल्यांकन जरूर होना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो पूरे कौटिल्य का अर्थशास्त्र को पढ़ के अंडरस्टैंडिंग बनी है उसमें कहीं भी एंटी वुमेन स्टैंड नहीं है। तो अगर वेतन में कहीं विसंगति है तो पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि है कि नहीं, और यदि है तो वो किस कारण से है। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स अभी उभर कर आए हैं जिस पर आप लोगों को काम करना चाहिए, कर तो सकते ही है। चलिए अंतिम प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है। कौशिक दास, अंतिम प्रश्न। राम सिंह महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि आधुनिक समय में क्या अर्थशास्त्र का कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, या मतलब कुछ विरोध हो रहा है इस स्थल पर, ऐसा कोई? नहीं, देखिए अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के विश्व में वो किस रूप में प्रासंगिक है। अर्थशास्त्र के रेलिवेंस पे काम करना चाहिए कि अगर टैक्सेशन मॉडल है तो अभी दुनिया में क्या टैक्सेशन मॉडल चल रहा है, कौटिल्य क्या टैक्सेशन मॉडल देते थे, और क्या उस टैक्सेशन मॉडल से आज के टैक्सेशन मॉडल को कुछ मदद कर सकते हैं हम, ये देखना पड़ेगा। अगर वो उस समय विदेश नीति की बात करते हैं और आज की विदेश नीति है, तो क्या कौटिल्य की कोई ऐसी बात है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो आज के विदेश नीति में मदद मिल सकती है, तो उस पर काम करना चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल हुआ, इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौटिल्य ने जो बातें कही थी उसको आज के समय में कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं, उससे उसकी प्रासंगिकता सिद्ध हो जाएगी। और भी किन्हीं का कोई प्रश्न हो? एक सौरभ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सौरभ मिश्र पहले भी हाथ हैंड रेज किए थे, बीच में चले गए कहीं क्या? हाँ सौरभ, अंतिम प्रश्न हो गया था लेकिन पहले हैंड रेज हुआ था, इसलिए पूछ सकते हो। हाँ सौरभ। बाहर आ गए थे। सर प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र में आपने सर बताया कि अलग अलग अर्थों में किस प्रकार से समयानुसार बदलते रहते हैं अर्थ। तो क्या अर्थशास्त्र का अर्थ भी समुचित रूप से अलग है कि ये नीति परक, नीति राज्य अलग अलग है? दूसरा प्रश्न सर कि इसमें जातिगत भेद के विषय में कहा जाता है कि पद पर और सजाओं के विषय में जातिगत भेद है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? हम लोग ने ये पढ़े नहीं है। अंतिम वाक्य फिर से दोहराएं जरा। सर अंतिम प्रश्न यह है कि इसमें जातिगत भेद बताए गए हैं, क्योंकि कई स्थानों पे हम लोग ने सुना है, हम लोग गण पढ़ा नहीं है, सुना है कि इसमें पद पर और सजाओं में जातिगत भेद दिखाई देते हैं। इसमें कितनी सत्यता है आप? नहीं, इसमें ऐसा है देखिए कि कई बार क्या होता है कि जो ग्रंथ में बातें कही गई और जो उनके बारे में बाहर बातें कही जाती, दोनों में बहुत का गैप होता है। तो उस तरह का कोई जाति भेद की बात वहां नहीं, जाति शब्द की तो ज्यादा चर्चा ही नहीं वहां होती है, वर्ण व्यवस्था की थोड़ी चर्चा होती है। तो कुछ स्मृति ग्रंथों में उस तरह की बात आपको मिलेगी, लेकिन अर्थशास्त्र में उस तरह के विवादास्पद जो पक्ष हैं जिसकी आलोचना आजकल होती है, उस तरह का अंश नहीं के बराबर है। तो मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की कोई बात हो तो ये कहना चाहिए कि वह उस ग्रंथ में किस जगह पर कहा गया और किस संदर्भ में कहा गया, उन दोनों को कोरिलेट करके अगर समझेंगे तब मुझे लगता है कि अर्थ का अर्थ ही रहेगा, वो अनर्थ नहीं निकलेगा। हाँ दीपिका जी। प्रणाम महोदय। और इस मध्य में मेरी भी एक जिज्ञासा जो है उत्पन्न हुई है महोदय। जिज्ञासा यह है कि प्रायः हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर इसका विनयाधिकरण लगा हुआ है और किसी भी पाठ्यक्रम में कुछ विषय को ग्रहित करने का कुछ उद्देश्य और परिणाम अवश्य होते हैं, तो इसका केवल विनयाधिकरण ही क्यों लगा हुआ है जबकि अन्य अधिकरण भी अत्यंत उपयोगी हैं? कृपया थोड़ा संक्षेप में हम सभी के साथ साझा कीजिए।
देखिए, विनयाधिकारिक लगाने का क्या मूल प्रयोजन है कि इसमें कुछ बेसिक बातें आपको बता दी जाती है। जैसे कोई शास्त्र आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये शास्त्र है क्या और इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो वहां पर आप देखेंगे कि विद्या समुद्देश नाम से उन्होंने उसकी चर्चा शुरू की और उसमें बताया कि अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति चेति विद्या, और उसमें बताया कि भाई ये विद्या क्या है, और उसमें वो 4 विद्याओं के बारे में बात करते हुए आपको दिखाई देंगे कि अन्वीक्षिकी है। और अन्वीक्षिकी जब शब्द है तो वो खुद टेक्निकल टर्म है। उसके अंतर्गत आपको सांख्य, योग और लोकायत 3 शब्द मिलेंगे, जिसकी व्याख्या कौटिल्य खुद ही कर देते हैं कि सांख्यम योगो लोकायतम चेत्यान्वीक्षिकी। और ये बता के फिर वो कहते हैं ये जो त्रयी है वो त्रयी क्या है। तो वो त्रयी जो है वो वेद में जो धर्म अधर्म इत्यादि का वर्णन है उनके बारे में है। वार्ता क्या है, तो वार्ता आप देखेंगे, वार्ता को डिफाइन वो करते हैं कि कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये सब वार्ता है। तो जो बेसिक्स है वो बेसिक्स आपको विनयाधिकारिक अधिकरण में मिल जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत उन्होंने वहां से की, और सिलेबस बनाने वाले ये देखते हैं कि थोड़ा सा पोर्शन लगाना है ताकि स्टूडेंट उससे परिचित हो जाए, तो कौन सा लगाएं, तो जो सबसे पहले दिखाई देता है उसको लगाते हैं, क्योंकि वो एक तरह का ग्रंथ प्रवेश है वहां पर। धन्यवाद महोदय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी जिज्ञासाएं थी उसका प्रश्न आपने एक क्रम से आपने किया। और एक विपिन जी, दीपिका जी के प्रश्न, एक चीज और मैं जोड़ देता हूं बस अंतिम, और ये बड़े मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कौटिल्य ने कि प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्व कर्मणाम आश्रयः सर्व धर्माणाम शश्वत अन्वीक्षिकी मता। वो कहते हैं कि ये जो अन्वीक्षिकी विद्या है ये सर्वदा सब विद्याओं को प्रदीप्त करने वाली है, सभी कार्यों का साधन है और सब धर्मों का आश्रय भी है। तो इसीलिए ये अन्वीक्षिकी विद्या की चर्चा वहां बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत में ही कौटिल्य ने चर्चा की और उसका वर्णन कर दिया। जी विपिन जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आप लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग संदर्भों में जो प्रश्न है उसको लेकर के आपने चर्चा की, और बहुत ही बेहतर तरीके से सभी का समाधान भी किया गया। अब एक सामान्य सूचना है, कल इसी क्रम में कामंदक नीति शास्त्र पर कल चर्चा होनी है। डॉक्टर रमेश चंद्र नायलवाल महोदय रहेंगे इस विषय को लेकर के। तो सभी 7:55 पर समय से उपस्थित होंगे, और उपस्थिति पत्रक जो है वो अनिवार्य रूप से प्रपूरित करें, आज ये रहेगा। और चूंकि आज 2 सत्र हुआ है, दोनों सत्र अलग अलग आपका रहेगा। और अभी शेड्यूल में जिस तरह धन्यवाद ज्ञापन के लिए दायित्व दिया गया था, सह संयोजिका डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी महोदया है, वो तकनीकी कारणों से वो डिस्कनेक्टेड है अभी। तो इस औपचारिकता का निर्वहन यहाँ पर मैं स्वयं निर्वहन करता हूँ, क्योंकि समय सीमा का अतिक्रमण हो रहा है और हम लोग 9 बजे तक के लिए ही यहाँ पर थे। 8 मिनट हम लोग ऑलरेडी विलम्ब है। तो आज जो अर्थशास्त्र एक अत्यंत ही महनीय और अत्यंत ही रोचक, अत्यंत ही प्रासंगिक, हर दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और उससे संदर्भित जो नीतिपरक चर्चा है वो हम लोगों ने आज सुना। आप लोग थोड़ा सा मन में आ रहा होगा जो कि ये कौन सी नीति की चर्चा थी, ये तो केवल अर्थ की बात चल रही थी। लेकिन ये अर्थ नीति जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नीति को लेकर के है। और अर्थशास्त्र का एक सामान्य परिचय आउटलाइन देते हुए एक गंभीर विषय तक पर चर्चा हुई, जो कि किस तरह से टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट हो सकता है, किस तरह से हम अन्य जो पक्ष हैं, जैसे अभी वसुधा का प्रश्न था या अन्य जितने भी है, उनको लेकर के भी जो चर्चा हुई। और साथ ही साथ किस तरह आगे शोध कार्य हो सकते हैं, इन पर भी चर्चा हुई। तो जहां तक मैं देख रहा हूं, क्योंकि आज का जो यह सत्र रहा अत्यंत ही उपादेय हम सब के लिए रहा, क्योंकि हम लोग हर दृष्टि से अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से जो नीतिपरक चर्चा है, जिसको कि हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को
और भी निखार सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही ग्रंथों को लिया गया और इस दृष्टि से जो आज के हमारे प्रशिक्षक रहे वह इसी विषय पर कार्य भी कर ही रहे हैं। जैसा कि इन्होंने प्रारंभ में ही बताया, हमारी जब विश्व संस्कृत सम्मेलन के दौरान काठमांडू में हम लोग एक ही प्रकोष्ठ में जब थे तो बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो एक बहुत ही उत्सुकता वाला वह समय था जो कि नहीं इस तरह का कभी चर्चा हो, और संयोग से आज यह सौभाग्य आप लोगों के सौजन्य से प्राप्त हुआ। यहाँ जितने भी उपस्थित हैं कुल 240 रजिस्टर्ड हुए थे, 224 रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 40 को प्रवेश मिला था। लगभग 70 के आसपास हम लोग हैं यहाँ पर। प्रत्येक दिन जुड़ते हैं और ये 18 दिन का कार्यक्रम है। तो इतने धैर्य के साथ आप सभी हैं तभी जाकर के हो भी रहा है, नहीं तो केवल वक्ता रहे और श्रोता न रहे तो काम नहीं होता है। और उसमें भी आभासिक पटल पर इतना देर तक धैर्यपूर्वक रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 40 मिनट बहुत अधिक होता है और यहाँ पर 120 मिनट आप निरंतर हैं, ये अपने आप में धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम सबसे पहले आज के जो हमारे सम्मानित अतिथि हैं, प्रशिक्षक हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं औपचारिक रूप से। हालांकि आप हमारे अभिभावक तुल्य हैं, तो इस तरह से निरंतर आपका सानिध्य बना रहे यही हम लोग चाहेंगे। और जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षु हैं वो उनको जब भी आप आवश्यकता होती है अकादमिक संदर्भ में या शोध संदर्भ में, तो आप सहज रूप से उनको उपलब्ध रहें, ये विशेष आग्रह रहेगा हमारा। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर उपस्थित हैं प्रशिक्षु, उनका विशेष रूप से आभार, जो आप निरंतर इतना सक्रिय रूप से, जब जो ही कहा जाता है कि वीडियो ऑन करिए तो एकदम साक्षात प्रकट होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो नहीं प्रकट होते हैं उनसे भी है कि नहीं प्रकट हो जाया करिए, अच्छा लगता है, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट देखते होंगे तो आपको थोड़ा सा खलता होगा, जो नहीं उस समय में हमने वीडियो ऑन क्यों नहीं किया। तो रहा करिए, क्योंकि ये आपके लिए ही है। तो आपको भी बहुत बहुत आभार, आप ऐसे ही निरंतर बने रहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे कुछ अतिथि तत्क्षण रूप से जो यहाँ पर उपस्थित होते हैं प्रत्येक दिन, जैसे पवन मेहता महोदय हैं, आनंद त्रिपाठी जी, ये भारतीय दूतावास काठमांडू से आप रहते हैं, इस तरह जितने भी हमारे इसी परिवार के ही सदस्य हैं लेकिन अतिथि के रूप में जो रहते हैं, उन सभी का भी धन्यवाद। इस तकनीकी सत्र को संचालन करने में के लिए जो हमारे प्रिय शोध छात्र विश्वेश्वर, उनका भी उनको विशेष रूप से हमारी ओर से आशीष। और यहाँ जितने भी कार्यक्रम के संयोजन, सह संयोजन या अन्य जितने भी गतिविधि होती है उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी यहाँ पर सहयोगी हैं, उन सभी का एक तंत्रेण धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज की सभा संपूर्ति की ओर बढ़े, इसके लिए सामूहिक सद्भावना मंत्र के साथ इसको समाप्ति की ओर ले जाएंगे। और उसके बाद कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा आदि नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमने वहीं पर स्टॉप कर दिया है। तो सभी सामूहिक सद्भावना मंत्र के लिए संलग्न होंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् शान्तिः शान्तिः। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विपिन जी आपका विशेष रूप से धन्यवाद। एक अच्छे सत्र में आपने इतने लोगों से संवाद स्थापित करने का अवसर दिया। थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम।